Tesla appears to be renewing its bid to foray in India. They're reviving their India plans. Tesla can make an entry into the Indian market. Bring a plan to manufacture its EVs in India. Tesla wants to build a factory in India. Is none other than Elon Musk's Tesla. क्या आपको पता है इंडिया में 2022 में सिर्फ 41,000 इलेक्ट्रिक कार्स बिकी थी और इधर अकेले टेस्ला ने इसी साल 13 लाख से ज्यादा ईवी बेच दी। जी हाँ, इंडिया के टोटल ईवी सेल्स से 25 टाइम्स ज्यादा। और यही नहीं, टेस्ला वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल ऑटोमोबाइल कंपनी भी है, जीएम, टोयोटा, बीएमडब्ल्यू जैसी कंपनी से भी ज्यादा वैल्यूएशन के साथ। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि टेस्ला मोटर्स 2008 में बैंकरप्ट होने वाली थी और ये तब की बात है जब ईवीज के बारे में कुछ लोग ही जानते थे। मतलब ये कि टेस्ला मोटर्स ईवी स्पेस में आज या कल नहीं, 15 से 20 साल पहले ही इंटर कर चुकी थी। तो क्वेश्चन ये है कि कैसे टेस्ला ने ऐसे टाइम पर मार्केट में खुद को एस्टैब्लिश किया, वो भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, जो दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग इंडस्ट्रीज है, जहां बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बिना आप इंटर कर ही नहीं सकते हैं। और क्वेश्चन ये भी है कि क्या टेस्ला मोटर्स इंडिया में अपनी पकड़ बना पाएगी, क्योंकि उन्होंने अपने यहाँ पे प्लांट खोलने का डिसीजन भी कर लिया है। बट डोंट वरी, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे और साथ में कुछ इंटरेस्टिंग स्टडी मटेरियल्स के लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। माना जाता है कि टेस्ला एक ओवरनाइट सक्सेस है, लेकिन मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है। मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टार्पनिंग ने टेस्ला मोटर्स को 2003 में ही स्टार्ट कर दिया था और एलोन मस्क इनके फर्स्ट इन्वेस्टर्स में से एक थे। अब उस टाइम पर गैसोलीन कार्स यूएसए में अपनी ग्रोइंग स्टेज में थी। कार लवर्स स्पीड और पावर पसंद करते थे और लोगों का मानना था कि ये सारी चीजें एक इलेक्ट्रिक कार कभी नहीं दे सकती और इसे ही गलत प्रूफ करने के लिए टेस्ला को स्टार्ट किया गया। अब उनका गोल था एक ऐसी कार बनाना जो पूरी तरह ग्रीन हो, डिजाइन में भी ऑसम हो, साथ में पावर और स्पीड भी भर भर के मिले और साथ में अफोर्डेबल भी हो। आपको क्या लगता है, ये पॉसिबल होता? अगर नहीं लगता है तो आप आधे सही हो आधे गलत। ऐसी कार बनाना पॉसिबल तो था, लेकिन इसमें लगते बिलियंस ऑफ डॉलर्स, क्योंकि जो भी कंपनी ऐसी कार बनाती वो डायरेक्टली कॉम्पीट करती उस टाइम के वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज के साथ। लेकिन ऑब्वियसली उनके पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने एक स्ट्रेटजी बिल्ड किया जो बेस्ड थी डिसरप्शन इनोवेशन थ्योरी पर। देखिए, जब इलेक्ट्रिक कार्स मार्केट में आने वाली थी तब ऐसा तो नहीं था कि पहले से कोई कार अवेलेबल ही नहीं हो। ऑलरेडी गैसोलीन डीजल कार्स तो मार्केट में थी ही, तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिक कार्स को आकर गैसोलीन कार्स को रिप्लेस करना पड़ता। और जब न्यू इनोवेशन किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को रिप्लेस करती है तो कुछ प्रॉब्लम्स आती है। जैसे न्यू प्रोडक्ट के डेवलपमेंट और प्रोडक्शन में बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है, जिसके कारण वो प्रोडक्ट कभी अफोर्डेबल नहीं बन पाती है इनिशियली। एक न्यू प्रोडक्ट को मास एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है, क्योंकि मैक्सिमम लोग चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जब एक न्यू प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है तो उसके लिए एप्रोप्रिएट इंजीनियर्स और लेबर्स अवेलेबल नहीं होते हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कंपटीशन, क्योंकि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में एस्टैब्लिश्ड है। इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए टेस्ला ने यूज किया डिसरप्शन इनोवेशन थ्योरी को, जो कहती है कि एक न्यू प्रोडक्ट को हमेशा एक स्पेसिफिक नीश मार्केट में लॉन्च करना होता है, जहां लोग उसे यूज करने में एक्सपर्ट्स हो या वो एंथुसियास्ट हो और उनके पास स्पेंडिंग पावर भी होनी चाहिए। अब यही किया टेस्ला ने। सबसे पहले तो उनके पास ज्यादा बजट थी नहीं, तो उन्होंने 20 लोगों की एक टीम बनाई जिसमें मीडियम एक्सपीरियंस के लोग थे, लेकिन बहुत जोश से भरे हुए, क्योंकि उन्हें मोटिवेट किया था एलोन मस्क ने। अब उन्होंने काम स्टार्ट किया एक ऐसे प्रोडक्ट पर जो इलेक्ट्रिक कार होते हुए भी अच्छी खासी रेंज देगी, फुल पावर देगी और स्पोर्ट्स कार भी होगी। मतलब ये कि एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार जो पूरी तरह गैसोलीन स्पोर्ट्स कार को रिप्लेस कर दे। लेकिन ऐसी इलेक्ट्रिक कार को बनाने की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती, इसलिए वो इसे अफोर्डेबल रेट्स में तो सेल नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने इस कार को एक स्पेसिफिक नीश मार्केट के लिए लॉन्च किया, जहां लोगों की कुछ स्पेशलिटीज थी। सबसे पहले तो वो कार लवर्स थे जो पावरफुल कार पसंद करते थे, साथ में उनके पास स्पेंडिंग पावर भी थी और वो नए इनोवेशन ट्राई करना चाहते थे। पॉइंट टू बी नोटेड, ऐसे लोग हर मार्केट में होते हैं, लेकिन इनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। इस स्ट्रेटजी के कारण वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है जो हमने बात करी थी। और इसी स्ट्रेटजी से टेस्ला को 3 बड़े बड़े फायदे हुए। सबसे पहले तो ये कि टेस्ला को बड़ी बड़ी वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी से कॉम्पीट नहीं करना पड़ा, तो उन्हें मार्केटिंग पर भी ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ा और कंपटीशन का भी थ्रेट नहीं था और लोग टेस्ला को दूसरे ब्रांड से कंपेयर भी नहीं कर रहे थे। दूसरी ये कि एक नीश मार्केट के लिए प्रोडक्ट बनाने के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगती है, इसलिए टेस्ला ने अपनी प्रोडक्शन 20 एम्प्लॉइज के साथ एक छोटे से फैक्ट्री से भी स्टार्ट कर दिया। तीसरी ये कि अगर उनके प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आती या फिर उनके प्रोडक्ट फेल हो जाती तो उनके ब्रांड इमेज में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब जिस कार के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है टेस्ला रोडस्टर। बट आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि टेस्ला रोडस्टर में उस टाइम पर 350 किलोमीटर्स की रेंज थी, जो एक्चुअली में 2006 में पॉसिबल थी ही नहीं। तो फिर कैसे टेस्ला ने इतनी ज्यादा रेंज डेवलप कर ली? इसका रीजन है रिसर्च एंड डेवलपमेंट।
अगर देखा जाए तो टेस्ला की सबसे बड़ी ताकत भी यही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग। और टेस्ला अपने बजट की भी 22% R&D पर स्पेंड करती है और 15% डिजाइनिंग पर, जो पूरी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से बहुत ज्यादा है। और साथ में टेस्ला अपने R&D एंड डिजाइनिंग सेंटर्स को भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में रखती है कि प्रोडक्शन और R&D वालों का अच्छे से कोऑर्डिनेशन हो पाए। जबकि इंडस्ट्री में सभी की R&D सेंटर किसी और सिटी या कंट्री में होती है, जैसे महिंद्रा के R&D सेंटर यूके में है। और इसी R&D के कारण टेस्ला ने दुनिया में सबसे पहले लिथियम आयन बैटरीज को यूज किया कार्स में, और इस बैटरी को लगाया टेस्ला रोडस्टर में, जो एक स्पोर्ट्स कार थी। शॉकिंगली टेस्ला रोडस्टर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा सक्सेसफुल हुई और टेस्ला ने 2400 से ज्यादा डिलीवरीज भी कर दी, लेकिन फिर भी उन्होंने ₹1 भी प्रॉफिट नहीं बनाई, क्योंकि प्रोडक्शन के हर एक पार्ट को आउटसोर्स कर रहे थे। वेल एक्सपीरियंस एम्प्लॉइज नहीं थे, जिसके कारण एफिशिएंसी नहीं हो पा रही थी और R&D कॉस्ट भी बहुत ज्यादा थी। और इसी कारण से 2008 में टेस्ला करीब बैंकरप्ट हो चुकी थी। और तभी एलोन मस्क ने इस कंपनी को बचाया। उन्होंने इन्वेस्टर के पोस्ट से CEO के पोस्ट को संभाला और मार्क और मार्टिन से इस कंपनी को खरीद लिया। अब टेस्ला को जरूरत थी इस क्राइसिस से बाहर निकलने की, लेकिन इसके लिए उन्हें एक मास मार्केट प्रोडक्ट बनाना बहुत जरूरी था, क्योंकि अभी तक तो वो ऐसी प्रोडक्ट्स ही बना रहे थे जो नीश मार्केट के लिए थी। लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी कार के कॉस्ट को कम करना पड़ता, साथ में क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना होता। और यहाँ टेस्ला ने यूज किया वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी। अब यहाँ से टेस्ला की स्टोरी की सबसे इंपॉर्टेंट फेज स्टार्ट होती है, जब टेस्ला को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी से $465 मिलियन की लोन सैंक्शन हुई। और फिर टेस्ला ने टोयोटा से नमी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को खरीद लिया, जो GM और टोयोटा के लिए 4,50,000 कार्स पर ईयर प्रोड्यूस कर रही थी। इस प्लांट में टेस्ला ने अपने कार में यूज होने वाली 95% स्टैंपिंग्स खुद बनाना स्टार्ट किया, और इलेक्ट्रिक कार में यूज होने वाली बहुत सी कंपोनेंट्स टेस्ला खुद बना रही थी, या फिर उन्होंने रेस्पेक्टिव कंपनीज के साथ पार्टनरशिप कर ली। यहाँ तक कि कार में यूज होने वाली सारी सॉफ्टवेयर भी टेस्ला खुद डेवलप कर रही थी। लेकिन एक मिनट, ये बात इतनी छोटी नहीं है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। अब प्लांट में एम्प्लॉइज तो चाहिए ही, इसलिए उन्होंने इस बार लीडिंग कार मैन्युफैक्चरर्स के प्लांट से ही एम्प्लॉइज को हायर किया, जो हेवीली एक्सपीरियंस थे। साथ ही में प्लांट में 185 रोबोट्स भी लगाए गए कि जितना हो सके प्लांट को ऑटोमेट कर दिया जाए। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि इसके बाद टेस्ला की पर कार प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम हो गई, और इसलिए टेस्ला ने अपनी सेकंड कार मिड अफोर्डेबल रेंज में लॉन्च करने का सोचा, जो थी मॉडल S। अफोर्डेबल अमेरिकन के लिए, हमारे लिए नहीं। लेकिन यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। पहली तो ये कि अपनी कार को बेचा कैसे जाए। बात तो सिंपल थी, जैसे बाकी कार मैन्युफैक्चरर्स बेचते हैं फ्रेंचाइजी मॉडल के थ्रू, लेकिन अगर वे चूज करते तो उन्हें मीडिएटर्स को बहुत कमीशन देना पड़ता, और टेस्ला के पास उस टाइम पर इतनी मार्जिन नहीं थी। इसके लिए टेस्ला ने चुना ऑनलाइन सेल्स। लेकिन यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। एक तो ये कि कस्टमर्स ऑनलाइन देखकर तो कार लेते नहीं है, क्योंकि उन्हें कार को एक्सपीरियंस करना रहता है। और दूसरी ये कि यूएस गवर्नमेंट के रूल्स इसके खिलाफ थी, क्योंकि यूएस में ऐसा रूल है कि आप डायरेक्ट सेल्स चैनल से अपनी कार्स नहीं बेच सकते हैं। इसके सॉल्यूशन के लिए टेस्ला ने जगह जगह पर अपनी कार शोकेसेस बना दी, जहां पर लोग जाकर कार को एक्सपीरियंस कर सकते थे और ऑनलाइन ऑर्डर दे सकते थे, जिसके कारण उनके मीडिएटर्स के कमीशंस भी बच गए और उन्हें एक्स्ट्रा एम्प्लॉइज भी नहीं रखना पड़ा। अफोर्डेबल ईवी बनाने में दूसरी प्रॉब्लम थी सर्विस की। टेस्ला अपनी कार वर्ल्ड वाइड बेच रही थी और हर जगह सर्विस स्टेशन बनाना बहुत मुश्किल था, और अगर सर्विस में इश्यूज आती तो लोग उनकी कार कभी नहीं लेते, क्योंकि कार इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सर्विस। इस इशू को सॉल्व करने के लिए टेस्ला ने यूज किया सॉफ्टवेयर को। आपको जान के हैरानी होगी कि टेस्ला की हर कार की हर एक पार्ट सेल्यूलर टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड होती है, या फिर ये कह लीजिए एक सिम से कनेक्टेड होती है। और क्योंकि एक ईवी में बहुत कम पार्ट्स होती है, तो कोई भी प्रॉब्लम को ऑनलाइन ही डायग्नोज कर लिया जाता है, और 95% इश्यूज को सॉफ्टवेयर अपडेट से ही सॉल्व कर दिया जाता है, जिसके लिए कार को सर्विस सेंटर पर लाने की कोई जरूरत नहीं है। और तीसरी प्रॉब्लम थी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि ईवीएस को लोग ज्यादा डिस्टेंस के लिए यूज करते ही नहीं थे। कंडीशन ऐसी थी कि जिसके पास पहले से कोई गैसोलीन कार है वही ईवी परचेज कर रहे थे, कोई भी अपनी पहली कार ईवी नहीं ले रहा। लेकिन टेस्ला को यह मंजूर नहीं था, इसलिए उन्हें पूरे दुनिया में अपनी सुपर चार्जर नेटवर्क्स को बिल्ड करना स्टार्ट किया। और इनिशियली इसमें टेस्ला के हर एक यूजर को फ्री में चार्जिंग मिलती थी, और ये स्कीम चली 2018 तक। बस उसके बाद ही आपको चार्ज के लिए कुछ पे करना पड़ता है। उन्होंने हाईवेज पर लोकेटेड रेस्टोरेंट्स, फर्म्स, होटल्स, मोटेल्स को एक ईवी चार्जर लगाने के लिए सब्सिडीज प्रोवाइड किया, जिससे उन होटल वालों को बहुत फायदा था, क्योंकि कार को चार्ज करते वक्त वो उनके होटल में कुछ परचेज भी कर सकते थे। यहाँ एक विन विन सिचुएशन है, क्योंकि टेस्ला को सुपर चार्जर लगाने के लिए कोई रेंट भी नहीं देना है, और रेस्टोरेंट वालों को एक्स्ट्रा कस्टमर्स भी मिल रहे हैं। बेसिकली इन सारे स्ट्रेटजीज को यूज करके टेस्ला आज इतनी बड़ी ब्रांड बन चुकी है कि 2022 में उन्होंने $81 बिलियन की रेवेन्यू जनरेट की, जिसमें $12 बिलियन की प्रॉफिट भी बनाई। और फिर नेक्स्ट फेज में उन्होंने लॉन्च किया अपनी मोस्ट अफोर्डेबल ईवी मॉडल 3 को, क्योंकि धीरे धीरे टेस्ला की इनोवेशन एंड प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो रही है और लिथियम आयन की कॉस्ट भी कम हो रही है। लेकिन अभी भी बात खत्म नहीं हुई है। जिस टेस्ला ने साफ साफ कह दिया था
कि वो इंडिया में प्लांट नहीं लगाएंगे। वो टेस्ला अब इंडिया में आने वाली है। अब ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन सवाल ये है कि क्या टेस्ला इंडिया के ईवी किंग टाटा मोटर्स से कॉम्पीट कर पाएगी। अगर आपने हमारी टाटा वैल्यू एपिसोड देखी होगी तो आपको पता होगा कि टाटा भी वही स्ट्रेटजी यूज कर रही है जो टेस्ला ने भी यूज किया था। बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं है, लेकिन रिलेटेड है। जिस तरह टेस्ला यूएस में फर्स्ट मूवर थी, उस तरह टाटा भी इंडिया में फर्स्ट मूवर है। जिस तरह टेस्ला ने अपनी पहली कार कम खर्चे में बनाई थी, उसी तरह टाटा ने भी अपनी पहली कार जुगाड़ से बनाई थी, जिसके लिए टाटा ने अपनी बंद पड़ी प्लांट में कुछ एम्प्लॉइज के साथ पहली नेक्सॉन ईवी को डेवलप किया और फिर उस कार के सक्सेसफुल होने के बाद एक नई प्लांट सेटअप कर ली। जिस तरह टेस्ला अपनी 95% पार्ट्स को खुद बनाती है वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी से, वहीं टाटा मोटर्स यूज करती है सिनर्जी स्ट्रेटजी, जिसमें ईवी में यूज होने वाली मैक्सिमम कंपोनेंट्स को टाटा ग्रुप कंपनीज ही बनाती है। जैसे स्टील बनती है टाटा स्टील में, ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड असेंबली होती है टाटा ऑटो कॉम्प में, बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग होती है टाटा केमिकल्स में, डिजाइनिंग एंड R&D होती है टाटा एलेक्सी में, सॉफ्टवेयर एंड वेब सर्विसेज हैंडल करती है टाटा डिजिटल और कस्टमर सर्विस को हैंडल करती है TCS। और साथ में अब टाटा ग्रुप टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सेमीकंडक्टर्स भी मैन्युफैक्चर करने वाली है, जो एक ईवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जिस तरह टेस्ला ने अपनी खुद की चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया, उसी तरह टाटा पावर भी हर जगह इंडिया में चार्जिंग स्टेशंस लगा रही है। और टाटा को ईवी सेल करने के लिए कोई अलग से सेल्स नेटवर्क भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनके पास पहले से एक सेल्स नेटवर्क बिल्ड है। ओवरऑल देखा जाए तो टाटा बल्कि ज्यादा एडवांटेजेस रखती है टेस्ला के मुकाबले, क्योंकि टेस्ला तो बहुत से पार्ट्स आज भी आउटसोर्स करती है, लेकिन टाटा मोटर्स तो पूरी तरह आत्मनिर्भर है। लेकिन अगर टेस्ला जिस प्राइस में यूएसए में सेल होती है, वही प्राइस लेकर इंडिया में आती है, तो उनकी टाटा मोटर्स से कोई कंपटीशन नहीं होगी, क्योंकि 30 लाख से ऊपर वाली रेंज इंडिया के लिए प्रीमियम सेगमेंट है। लेकिन अगर सोर्सेस की माने तो टेस्ला प्रीमियम सेगमेंट में नहीं, अफोर्डेबल सेगमेंट में आना चाहती है, और इसके लिए वो अपने मॉडल 3 में कुछ अननेसेसरी फीचर्स जैसे ऑटो ड्राइव को हटाकर 20 से 30 लाख की रेंज में लॉन्च कर सकते हैं। और अगर वो ऐसा करते हैं तो वो टाटा के कुछ अपकमिंग फ्यूचरिस्टिक ईवीज के साथ डायरेक्टली कॉम्पीट करेंगे। और इस कॉम्पिटिशन में कौन जीतेगा ये तो बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही कंपनीज ईवी सेगमेंट में महारथी बन चुकी है। बस टेस्ला के पास टाटा मोटर्स से 5 गुना ज्यादा एक्सपीरियंस है, जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इंडिया के ईवी मार्केट सेगमेंट को बदलने में। आपको क्या लगता है, क्या टेस्ला इंडिया में टाटा से कॉम्पीट कर पाएगी, और क्या टेस्ला को इंडिया में आना भी चाहिए? बताइए कमेंट्स में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।